नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका इंडिया 360। नोटबंदी के फैसले के बाद से ही देश में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ये जुबानी जंग। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। नोटबंदी काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम नहीं है। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान की मिडिल क्लास के खिलाफ एक कदम है। 125 करोड़ देशवासियों ने इतने कष्ट झेले, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा था 50 दिन तक तकलीफ होती रहेगी और देशवासियों ने देश के भविष्य के लिए इन तकलीफों को झेला है। आगे भी जितने दिन बाकी हैं, जो भी तकलीफ आएगी, देश झेलने के लिए तैयार है, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपकी पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। ये यहां मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। 1% लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 60% धन आज है। मोदी जी की सूट-बूट सरकार की देन है। 70 साल तक जिन्होंने मलाई खाई है, ऐसे तगड़े तगड़े लोग इसको सफल न हो इसके लिए सब कुछ करेंगे, हर तरकीब अपनाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे और किसी ने भी ताकत लगाने में कसर नहीं छोड़ी है। जिससे जो हुआ वो सब करने की कोशिश की है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प के सामने ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग कभी टिक नहीं सकते, जीत नहीं सकते। मोदी जी, आपने हिंदुस्तान को बांटने का काम किया। एक तरफ 1% हिंदुस्तान, 50 परिवार, प्राइवेट हवाई जहाज, बड़ी बड़ी इमारतें, चमकते हुए घर, और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोग, आप लोग, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास के लोग, जो अपना खून पसीना देकर इस देश को बनाते हैं। आपने ये बांटने का काम किया। नोटबंदी पर मोदी और राहुल गांधी आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए। फिलहाल रुख मुंबई से, और यह खबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। मुंबई में मोदी ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि देशहित के फैसले पर अगर कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। उधर विपक्षियों ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। समंदर में शिवाजी के स्मारक का भूमि पूजन करने पहुंचे पीएम मोदी ने मंच से एक बार फिर नोटबंदी का मुद्दा उछाला और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ कई वार किए।
कौन कहता है देश बदल नहीं सकता है? मैं विश्वास से कहता हूं, 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के भरोसे कहता हूं, देश बदल सकता है दोस्तों। इस देश में आजादी के 70 साल हो गए। 18,000 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे। बिजली का खंभा तक नहीं लगा था, न तार पहुंचा था, न बिजली देखी थी। पीएम ने एक बार फिर देश की जनता को सलाम किया और काले धन के कुबेरों के खिलाफ आवाजें बुलंद की। 125 करोड़ देशवासियों ने इतने कष्ट झेले, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला धोल सफेद हो जाएगा। अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जिस दिन से सरकार बनी है, लड़ाई शुरू की है। एक के बाद एक कदम उठाए, लेकिन 8 नवंबर को रात को 8 बजे हमने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया। भूमि पूजन के पहले भी पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि देश हित में वो कड़े फैसले लेने से भी नहीं हिचकेंगे। उधर पीएम मुंबई में कांग्रेस और काले धन के कुबेरों के खिलाफ दहाड़ रहे थे। इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा पूरा देश 50 कंपनियों के पिंजरे में कैद है। आपकी पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। ये यहां मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के मंत्रियों ने पार्लियामेंट हाउस में बोला है। राहुल गांधी का जवाब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। श्रीमान राहुल गांधी की सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही है। अंतरिक्ष में भ्रष्टाचार, अंतरिक्ष देवास, स्पेक्ट्रम, आकाश में भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर घोटाला, जमीन पर कॉमनवेल्थ और आदर्श घोटाला, पाताल में कोयला घोटाला, समुद्र में सबमरीन घोटाला, ये उनकी सरकार है। नोटबंदी के ऐलान के बाद एक एक करके 46 दिन बीत चुके हैं, मगर समस्या फिलहाल जस की तस ही है। हाँ, इन 46 दिनों में सियासत भरपूर हुई है और वो लगातार जारी है। मुंबई से मयूरेश गणपत्ते के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के अरब सागर में दुनिया की सबसे ऊंची एक स्मारक की नींव रखी। यह स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज का है। 3600 करोड़ की लागत से बनने वाली शिवाजी जी महाराज की यह मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी काफी ऊंची होगी। समंदर के अंदर शिवाजी के भव्य स्मारक का भूमि पूजन करने जब पीएम मोदी गिरगांव चौपाटी पहुंचे तो उनका रंगारंग कार्यक्रम के जरिए जोरदार स्वागत हुआ। लोगों का अभिवादन स्वीकार करके पीएम होवरक्राफ्ट के जरिए अरब सागर में उस जगह पहुंचे जहां शिवाजी का स्मारक बनना है। होवरक्राफ्ट में पीएम मोदी के शरीर पर बेल्ट बांधकर सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया था। पीएम मोदी ने शिवाजी स्मारक का भूमि पूजन किया। और मैं महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूं कि मुझे आज जो शिव स्मारक बनने वाला है उसमें जल पूजन का, भूमि पूजन का सौभाग्य मिला है। ऐसा अवसर जीवन में धन्यता की अनुभूति कराता है। शिवाजी का यह स्मारक मुंबई अरब सागर में तट से 1.5 किलोमीटर अंदर बनेगा। स्मारक की भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें शिवाजी की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी काफी ऊंची होगी। घोड़े समेत शिवाजी की मूर्ति की ऊंचाई 192 मीटर यानी करीब 630 फीट होगी। ये स्मारक 32 एकड़ के चट्टान पर तैयार होगा, जहां 10,000 लोग एक साथ स्मारक का दर्शन कर पाएंगे। शिवाजी की मूर्ति को डिजाइन करने की जिम्मेदारी मशहूर शिल्पकार
और पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार राम सुतार को सौंपा गया है। लेकिन शिवाजी स्मारक पर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस भी निकाय चुनाव से पहले शिवाजी पर अपना अधिकार जताने में पीछे नहीं है। बीएनसी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हो, यह कांग्रेस के जमाने में हमारी सरकार ने कल्पना की थी। ठीक है, उसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारी सरकार ने जो भी ग्राउंड वर्क था उस स्मारक के लिए उसको कंप्लीट किया, पूरा किया। तब तक हमारी सरकार चली गई। आज इनको 2.5 साल लग गए भूमि पूजन तक पहुंचते पहुंचते। विरोध के स्वर गैर सियासी स्तर पर भी है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसे फिजूल खर्ची बताते हुए ऑनलाइन पिटीशन पर समर्थन हासिल कर रहे हैं, तो कुछ इसे मछुआरों की रोजी रोटी से जोड़ रहे हैं। कमलेश सुतार के साथ मैं उरेश गणपते, मुंबई आज तक। नोटबंदी के बाद से कालेधन को सोना बनाने का खेल देश भर में खूब चल रहा है। अलकनंदा ज्वेलर्स के लॉकर्स की छानबीन चल रही है, तो कल ही दिल्ली और एनसीआर में 500 किलो से ज्यादा सोना कालेधन के बदलने से कैसे हुआ, ये खुलासा हुआ है। सराफा कारोबारियों से लेकर कई कंपनियों तक पर छापे चल रहे हैं और इस काले सफेद के खेल का हो रहा है खुलासा। नोटबंदी के बाद से काले धन को सफेद नहीं सुनहरा करने में जुट गए हैं काले धन के कुबेर, और काले धन के कुबेरों के मददगार बन गए हैं कुछ शातिर ज्वेलर्स और दलाल कंपनियां। दिल्ली के साकेत मॉल में इनकम टैक्स ने अलकनंदा ज्वेलर्स के लॉकर पर छापेमारी की है। साकेत मॉल के बेसमेंट में अलकनंदा लॉकर्स हैं। आयकर ने बेनामी लॉकर्स के शक में ये छापेमारी की है। हालांकि अलकनंदा की तरफ से लॉकर अपना होने से इनकार किया गया है। राजधानी दिल्ली के कुछ ज्वेलर्स भी जांच एजेंसी के राडार पर हैं। आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली के कूचा महाजनी इलाके में 4 सर्राफा कारोबारियों पर छापेमारी की। ये पता चला है कि दरअसल बड़े पैमाने पर जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का धंधा चल रहा था और तकरीबन 250 करोड़ रुपया तमाम अकाउंट्स में जो है वो ये कहा जा सकता है ट्रांसफर हुआ है। इसी के बेसिस पर आईटी को नजर थी और ये नोटबंदी के बाद जो है सारा जो है ये ट्रांसफर हुआ। इसी बेसिस पर आईटी डिपार्टमेंट ने तमाम जगह पर चांदनी चौक की कूचा महाजनी, इसके अलावा सराफा बाजार यहाँ पर रेड की और इसके बाद ये बताया जाता है तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड होने के बाद 250 करोड़ की जो मनी है उसके बारे में पता चला। कारोबारियों पर करीब 250 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बदलने का आरोप है। कारोबारियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर रात भर चली रेड। चांदनी चौक के एक्सिस बैंक ब्रांच में खोला गया था एक फर्जी खाता। एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों की गिरफ्तारी के बाद हुआ ज्वेलर्स का खुलासा। ये पता चला है कि दरअसल आईटी की रेड हुई है 4 ज्वेलर्स के यहाँ और ये पता चला है कि नोटबंदी के बाद तकरीबन 250 करोड़ रुपए जो है ये ब्लैक मनी जो है ये इसको वाइट करने का गोरख धंधा चल रहा था। तमाम अकाउंट्स में ये मनी ट्रांसफर हुई है। अब आईटी डिपार्टमेंट वो तमाम अकाउंट्स जो है वो चेक कर रहा है कि दरअसल ये अकाउंट्स किनके नाम पर थे, सोर्स ऑफ मनी क्या थी, तमाम तरीके की जानकारियां इकट्ठे कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने दिल्ली से सटे नोएडा में भी पकड़ा है काले धन को सोने में तब्दील करने का सबसे बड़ा खेल। नोएडा के SEZ में श्रीलाल महल लिमिटेड ने 430 किलो ड्यूटी फ्री सोना घरेलू बाजार में खपाया। 130 करोड़ रुपए के ड्यूटी फ्री 430 किलो सोने को सिर्फ निर्यात किया जाना था। कंपनी के दिल्ली और नोएडा स्थित ठिकानों पर रेड में हुआ गोरख धंधे का खुलासा। 12 लाख के नए नोट, 2 करोड़ 48 लाख की पुरानी करेंसी जब्त, 80 किलो चांदी, 15 किलो सोने के जेवरात जब्त। इस छापेमारी के बाद से कंपनी के ज्यादातर निदेशक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। डीआरआई की पड़ताल अभी जारी है। चूड़ियों के लिए मशहूर यूपी के फिरोजाबाद में काले धन को सोना बनाने का खेल करने वाले कई संदिग्ध ज्वेलर्स के यहाँ ताबड़तोड़ रेड डाली गई। हालांकि इस रेड से कुछ सराफा कारोबारी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि बड़ी मछलियों को छोड़कर छोटे लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये तो वैसे ही व्यापार नहीं हो रहे हैं और इस तरीके से कार्रवाई करके और व्यापार ठप है। बड़ी मछलियों को पकड़ नहीं रहे, छोटी मछलियों को दबिश दे रहे हैं। सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से सराफा कारोबारियों की यहाँ हुई खरीद फरोख्त का पूरा ब्यौरा जांच के दायरे में होगा। और अब इस जांच के शिकंजे में आ रहे हैं देश भर के बड़े बड़े कारोबारी।
दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर दिल्ली में मर्सिडीज कार में हुए सनसनीखेज मर्डर की। 20 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एक लड़की को उसके दोस्त ने गाड़ी के अंदर ही गोली मार दी। इस हत्या से पहले उस दोस्त ने लड़की के साथ एक वीडियो भी तैयार किया जो आज तक के हाथ लगा। आखिर क्या है मर्डर की मिस्ट्री और क्या हुआ उस मर्डर से पहले, आइए हम आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक सनसनीखेज मर्डर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नजफगढ़ में 20 दिसंबर को मर्सिडीज में हुई छात्रा की गोली मारकर हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो पुलिस के हाथ लगा। ये वीडियो आरोपी शुभम के मोबाइल से बनाया गया, जिसमें शुभम, उसका एक दोस्त और लड़की तीनों मस्ती करते दिख रहे हैं। आगे की सीट पर 2 लड़के, वहीं पीछे अकेले लड़की बैठी है। इस मोबाइल में एक वीडियो पार्टी का भी है जो कि राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट में हुई। पार्टी में इन लोगों ने पहले बियर पी, जिसके बाद शराब खरीदी, जिसकी एक तस्वीर भी मोबाइल में कैद है। पहले द्वारका की तरफ जाते हैं, उसके बाद राजौरी गार्डन जाते हैं। वहाँ पर ये लोग ड्रिंक्स करते हैं। ड्रिंक्स करने के बाद फिर वापस आते हैं। हत्या की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 20 दिसंबर को 17 साल की लड़की ने अपने दोस्त शुभम के साथ पार्टी का प्लान बनाया, जहां शुभम ने एक और कॉमन फ्रेंड को बुलाया, जिसकी मर्सिडीज से तीनों पार्टी करने निकले। शाम करीब 7:30 बजे लड़की की मां ने फोन किया। लड़की ने बताया कि वो दोस्त नितिन के साथ है। नितिन को लड़की की मां जानती थी, जिसका घर भी आना जाना था। रात करीब 8:30 बजे मां ने फिर फोन किया और नितिन से बात कराने को बोला। शुभम ने लड़की की मां से नितिन बनकर बात की। मां को शक हुआ और उसने नितिन के नंबर पर कॉल की। नितिन ने मां को बताया कि उनकी बेटी उसके साथ नहीं है। उसके जो दूसरे बॉयफ्रेंड है, जिसका नाम नितिन है, उसको कॉल किया मदर ने। फिर जब ये एक कंफ्यूजन का स्टेट हो जाता है, फिर लड़की के मोबाइल पर बार बार 10-20 बार फोन आने लगे, माँ के और उसके बॉयफ्रेंड के। घर के बाहर जब शुभम पहुंचा तो सामने नितिन भी था। शुभम ने लड़की से नितिन के साथ नजदीकियों को लेकर सवाल किए और बात इतनी बढ़ गई कि शुभम ने लड़की को गोली मार दी। फिलहाल शुभम पुलिस की गिरफ्त में है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गैंगरेप का शिकार हुई अमेरिकन टूरिस्ट ने अपने साथ हुई हैवानियत को साझा किया है आज तक के साथ। क्या कहा इस अमेरिकन टूरिस्ट ने, सुनिए, देखिए। कनॉट प्लेस के इलाके में एक 5 सितारा होटल में अमेरिकन टूरिस्ट के साथ गैंगरेप की घटना हुई और अमेरिकन टूरिस्ट खुद चलकर दिल्ली आई और लगातार उनका यही कहना है कि वो फाइट करती रहेंगी इस पूरे मामले में और तब तक जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। मैम, किस तरह से आप ये पूरी लड़ाई को जारी रखेंगी? I would like to come back, just not alone. I'm in complete fear of coming back alone again. What do you feel? This is not safer country, not safer state for the tourist? I'm not saying tourists shouldn't come to India. I just think there is a lot of problems with rape in India and it needs to be solved, and there needs to be more punishment for the perpetrators of these crimes. For some बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।